बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 तक कर लिया था, तो आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चॉइस होती है वो हर पार्ट के साथ गिवन होती है। जैसे मैंने आपके सामने जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 लिखा है, तो पार्ट 4 में 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ r of t is equal to t cube I hat plus e power minus 2t j hat plus sin 2t k hat is position vector of a moving particle at time t, then find। पार्ट ए है आपके पास वेलोसिटी वेक्टर, पार्ट बी है एक्सेलरेशन वेक्टर। स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन में आपके सामने एक मूविंग पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, और पार्ट ए में आपसे कह रहा है कि आप इस मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करें, और पार्ट बी में कह रहा है कि इस मूविंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो पोजीशन वेक्टर होता है, अगर कोई वेक्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। या आप इसकी पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन कह सकते हैं कि अ पॉइंट डिस्क्राइब बाय अ वेक्टर with respect to origin of x y plane is called position vector। लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन, और मैं इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट P लेता हूं। अगर इस पॉइंट P को डिस्क्राइब करूं एक ऐसे वेक्टर के साथ जो कि स्टार्ट हो रहा हो फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन से, तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P और पार्टिकल P होगा। अब हमने स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है, इस मूविंग पार्टिकल का क्या है, r of t is equal to a t cube I hat plus e power minus 2t j hat प्लस साइन 2t के हेड है। आपने इस पोजीशन इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है पार्ट ए में, और पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। तो हमें पता है स्टूडेंट बाय डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल होती है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी अगर मैं पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देन दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास है टी क्यूब आई हैड प्लस e पावर माइनस 2t j हेड प्लस साइन 2t के हेड है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं इस पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो देन दिस डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी हमारे पास फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगी। अब हमने अगर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहली टर्म क्या है, टी क्यूब है, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 3t स्क्वायर होगा आई हैड। यहाँ पर डेरिवेटिव लेने के लिए हमने स्टूडेंट पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया है, यानी x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। तो फिर ये टी क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लूं,
तो फिर ये किसके इक्वल होगा? बाय यूजिंग दिस लॉ इसको हम लिख सकते हैं 3t² लिख सकते हैं। प्लस सेकंड टर्म है e पावर -2t j हेट है, तो हमने इस e पावर -2t का डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज करना है e पावर ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? a इंटू e पावर ax होता है। तो a यहां पर आपके पास क्या है? -2 है, तो इट मींस के -2 इंटू e पावर -2t होगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर -2t, और j हेट एज इट इज आएगा। अब लास्ट टर्म हमारे पास है sin 2t के हेट है, तो इसके लिए हम sin 2t का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। sin ax का डेरिवेटिव क्या होता है? sin ax का डेरिवेटिव होता है cos ax इंटू a होता है, यानी जो आपके पास एंगल के साथ जो a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरीके से sin 2t का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू cos 2t के हेड एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो टर्म है सेकंड टर्म में प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो इसको हम जस्ट माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट जहां से हटा देंगे। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। अब पार्ट बी में स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और हमें पता है कि बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल किसके इक्वल होगा? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर अगर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी हम फाइंड कर चुके हैं, हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी का, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या है? 3t² i हेट -2 इंटू e पावर -2t के j हेट प्लस 2 cos 2t के हेट आ जाएगा। तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल। अब हम इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जो मूविंग पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो a ऑफ t किसके इक्वल होगा? a ऑफ t इक्वल होगा, अब 3t² का डेरिवेटिव लेते हैं तो 3 एज इट इज आएगा। t² का डेरिवेटिव क्या होगा? बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ डेरिवेटिव t² का डेरिवेटिव जो होगा वो 2t होगा, और i हेट एज इट इज लिखेंगे। -2 इंटू e पावर -2t का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये -2 इंटू e पावर -2t आएगा, और j हेट इज एज इट इज आएगा, +2 एज इट इज आएगा। अब हमने cos 2t का डेरिवेटिव लेना है, तो cos ax का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? -a इंटू cos ax होता है। तो यहाँ पर cos 2t का डेरिवेटिव है, तो दैट विल बी -2 इंटू -2 इंटू cos ax नहीं होता है, -a इंटू sin ax होता है cos ax का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये इसका cos 2t का डेरिवेटिव होगा -2 इंटू साइन 2t होगा, और k हेड एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6t i हेड माइनस माइनस प्लस 2 2 4 e पावर -2t j हेड प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4 sin 2t के हेड will be the derivative of the velocity with respect to time t which is acceleration of the given moving particle। तो ये आपके पास जो given moving particle है उसका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, और ये इसका क्या हो गया? ये मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं मूविंग पार्टिकल का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब स्टूडेंट पार्ट 4 का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है।
Find equation of a line passing through the point of intersection of lines x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1 and parallel to a line x minus 3y is equal to 2 and write it into slope intercept form। स्टूडेंट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से पास कर रही है। और वो लाइन इस लाइन के जिसकी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 है, इसके पैरेलल है। अगर मैं इसकी फिगर बना लूं तो फिगर कैसे बनेगी, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, इस लाइन को मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कह देता हूं और इस लाइन को मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 कह देता हूं। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स सपोज इसको हम पॉइंट P कह देते हैं। तो अब जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है, यानी लेट्स सपोज दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1। हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन को लेट्स सपोज मैं L के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो इट मींस कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन L है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो लाइन L है ये इस लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 के पैरेलल है। लेट्स सपोज मैं एक लाइन ड्रा करता हूं और इस लाइन को मैं कहता हूं x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 कह देता हूं और ये जो लाइन L है ये इस लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 के पैरेलल है। अब इन कंडीशन को यूज करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम 3 फार्मूलाज यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। इनमें से कोई एक यूज करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट किसी भी लाइन का वो पॉइंट होगा जहां पर वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हो। लेट्स सपोज आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है। तो ये जो लाइन L है ये इस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। और वो पॉइंट जहां पर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन कहलाएगा। तो यहां पर सबसे पहले जो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है इसमें c किसको रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन को। और दूसरी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की जिसको हम कहते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप ऑफ लाइन गिवन हो तो फिर लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1 है
और n गिवन है यानी स्लोप ऑफ लाइन गिवन है। अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और थर्ड जो फार्मूला है वो है 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म में अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो किसी लाइन के और हमने फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 है। लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और सेकंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज x2 और y2 है। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना है तो उसके लिए हम 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करेंगे। यानी जो लाइन L मैंने आपके सामने फिगर में बनाई हुई है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए यानी हम पॉइंट P फाइंड करेंगे, क्योंकि जो लाइन L है वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो इट मींस कि मैं अगर इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करूंगा तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन L का भी पॉइंट होगा। तो इधर से हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन। इसको मैं लेट्स सपोज लाइन L1 कह देता हूं, इसको मैं लाइन L2 कह देता हूं। तो लाइन L1 और लाइन L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइन L1 और लाइन L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो लाइन L1 की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। लाइन L2 की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इसको 1 का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड 1 एंड 2 कर देता हूं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करेंगे यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो उससे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा। तो x यहां से किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। अब हम y फाइंड करेंगे। तो y फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम x की जगह 2 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो x की जगह 2 पुट करने से ये 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आएगा। तो यहां से y किसके इक्वल आएगा 3 माइनस 2 आएगा। तो y यहां से किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो जो आपके पास x की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इट मींस के इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हमने यहां पर p के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 होगा। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड करना है तो हमें 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है वो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला यूज करना है। उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हमें लाइन L का आ गया जिसके x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। क्योंकि ये जो L है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो इट मींस के इन दोनों लाइंस का यानी L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन L के ऊपर लाई करेगा। तो इट मींस के L का एक पॉइंट हमारे पास आ गया दैट इज 2 एंड 1 आ गया। अब इस लाइन L की हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। हमने किसी तरीके से इसकी स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमने क्वेश्चंस में जो सेकंड कंडीशन गिवन है उसको यूज करना है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि
कि जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन पैरेलल है टू अ लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। यानी ये जो लाइन L जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ये इस लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 के क्या है, पैरेलल है। और हमें पता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो फिर दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी हर हाल में। यानी ये नोट में याद रखें कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, यानी अगर दो लाइनें L1 और L2 आपस में पैरेलल हो तो देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। तो फिर इनकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। देन देयर स्लोप विल बी इक्वल होगी। लेट्स सपोज अगर L1 की स्लोप है M1 और L2 की स्लोप है M2, अगर L2 L1 और L2 आपस में इक्वल हैं तो फिर M1 इक्वल होगा किसके, M2 के इक्वल होगा। तो हम यही डेफिनेशन यूज करके स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि जो लाइन थर्ड लाइन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसकी स्लोप क्या होगी। यानी जो इसकी स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप होगी, वही इस लाइन की भी लाइन L की स्लोप होगी। तो अब इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 की स्लोप फाइंड करने के लिए हम इस लाइन की जो इक्वेशन है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखें तो यहां से देखें माइनस 2y सेकंड साइड पे जाके प्लस 2y होगा और प्लस 3 सेकंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस 3 होगा। तो इट मींस के 2y किसके इक्वल आएगा, x माइनस 3 के इक्वल आएगा। अब 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 1/2x माइनस 3/2 होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, कंपेयर करेंगे इसको हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो y इज इक्वल टू अगर mx प्लस c के साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये आप नोट रखें, इसको मैं अभी मिटा देता हूं। जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3/2 को y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं तो m की जगह यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है। यानी जो गिवन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें x का कोफिशिएंट m है। जो अभी हमने जो लाइन थर्ड लाइन थी जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है उसमें x का कोफिशिएंट 1/2 है। तो इट मींस के m हमारे पास क्या होगा, 1/2 होगा। अब आपके पास m भी आ गया, यानी इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 की स्लोप हो गई 1/2। अब हमने लाइन L के लिए इक्वेशन फाइंड करना है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करनी है जिसको मैंने L का नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन में जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसको मैंने L का नाम दिया हुआ है। इसका एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमने अभी फाइंड किया है, दैट इज 2 1। अब इसकी जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप 1/2 आ गई है तो फिर लाइन L की स्लोप क्या होगी, यानी स्लोप ऑफ L किसके इक्वल होगी, 1/2 होगी। क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है और पैरेलल लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होती है। अगर इस लाइन की स्लोप 1/2 है तो फिर इस लाइन की भी स्लोप क्या होगी, वो 1/2 होगी। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करना है। तो वो किसके इक्वल होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अब आपके पास जहां पर y1 है 1 है, यानी जो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा, इज इक्वल टू m किसके इक्वल है, m आपके पास 1/2 है। यानी जो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, x माइनस x1 इज द
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है तो दैट इज 2, तो x1 की जगह हम 2 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेकंड साइड पे जाके y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड पे x माइनस 2 रह जाएगा। अब यहां से आप x माइनस 2 सेकंड साइड पे जाके प्लस 2 होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहां से x किसके इक्वल आएगा, x इक्वल आएगा 2y के इक्वल आएगा, तो दैट इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन ऑफ द इक्वेशन आएगी। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि राइट इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है, तो हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो y यहां से किसके इक्वल आएगा 1/2x आएगा। तो इट मींस कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी 1/2, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 0 होगी, यानी जो y इंटरसेप्ट c है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस तरीके से आपने इस लाइन की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है। पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है एवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 1 इंटू t माइनस 1 dt। अब स्टूडेंट आपने एक फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहां पर दो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट फंक्शन है 3t प्लस 1 है, सेकंड फंक्शन है t माइनस 1 है। आपने स्टूडेंट जहां पर इन दोनों को इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए देखिए जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहले उनको इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करें या पहले मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले इन दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3t माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3t का स्क्वायर माइनस 3t आएगा। अब प्लस 1 को t माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू माइनस 1 करें तो माइनस 1 dt आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t किसके इक्वल होगा, माइनस 2t के इक्वल होगा, माइनस 1 dt आएगा। अब स्टूडेंट इन सारों को आपने इंटीग्रेट करना है और ये सारे फंक्शंस, तीन फंक्शन है, तीनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इट मींस कि तीनों को सेपरेटली क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो 3t स्क्वायर को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 2t को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे और लास्ट में 1 dt है तो इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। अब हमें पता है कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरीके से 2t में 2 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t की इंटीग्रेशन ली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t और लास्ट में 1 dt है। 1 इधर लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 अगर हो तो लिखा भी जा सकता है, अगर ना भी लिखा गया हो तो इट मींस कि यहाँ पर 1 है। अब स्टूडेंट हम t स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है कि x पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है। तो इट मींस के जहां पर हमने t स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t तो 3 एज इट इज आएगा, t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होगी, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे, जैसे x पावर n की इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होती है, तो ये t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होगी, माइनस 2 एज इट इज आएगा। t की इंटीग्रेशन t की पावर में अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो t स्क्वायर होगा। अब ये t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगी t की इंटीग्रेशन और माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t होती है। यानी जैसे स्टूडेंट अगर इस 1 की जगह मैं
t पावर 0 लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 के इक्वल होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी t पावर 0 1 होता है। तो t पावर 0 की इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 ऐड करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे तो 0 प्लस 1 1 होता है। तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मीन्स के इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t किसके इक्वल होगी, t के इक्वल होगी। और प्लस c हम लास्ट में लगाएंगे क्योंकि दिस इज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर किसी इंटीग्रेशंस की लिमिट नहीं गिवन हो तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, और इसलिए जब इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो फिर लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट आता है, वेयर c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 3 के साथ कैंसिल होगा, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये t क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस c विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी जो गिवन फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब पार्ट 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4 and 0, 0 5 and 0 and 0। यानी स्टूडेंट आपने एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा हो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 0, सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 5 एंड थर्ड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 0 and 0। अब स्टूडेंट आपने अपनी बुक में जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है उसकी इक्वेशन पढ़ी है। जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो आपने बुक में पढ़ी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब हम इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज करके यहाँ पर एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही हो। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को a कह देता हूँ, इस पॉइंट को b कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, c कह देता हूं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज पासिस थ्रू द पॉइंट, through the points A that's coordinate are 4 and 0, B whose coordinates are 0 and 5 and C whose coordinates are 0 and 0। हम स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इन तीनों पॉइंट्स a b एंड c से पास कर रहा है। लेट्स सपोज दिस इज द सर्कल विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 4 and 0, b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 0 and 5 एंड c whose coordinates are 0 and 0, यानी ये सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल अगर इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है तो फिर इन तीनों पॉइंट्स को इस सर्कल की इक्वेशंस को हर हाल में सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है कि ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है कि दिस सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। तो अगर इनमें से पास कर रहा है तो देन ए बी एंड सी, पॉइंट ए बी एंड सी मस्ट सेटिस्फाई
इसको मैं सर्कल की इक्वेशन को लेट्स सपोज 1 का नाम देता हूं, मस्ट सेटिस्फाई 1, यानी ये फिर हर हाल में इस 1 को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेटिस्फाई करने से मतलब ये है कि मैं अगर पॉइंट ए को 1 में पुट करूं तो फिर पॉइंट ए के लिए जो 1 की लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब हम जरा पॉइंट ए को 1 में पुट करते हैं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 4 एंड 0 है, तो इट मींस के x हमारे पास 4 है, y हमारे पास क्या है 0 है। हम x की जगह क्या पुट करेंगे 4, y की जगह क्या पुट करेंगे 0। एक्चुअली स्टूडेंट हम यहाँ पर अगर इस सर्कल के अंदर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें अगर हम g, f और c की वैल्यू निकाल लें और तो फिर हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो हम इस कंडीशन के जरिए से g, f और c की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं और हमने यहाँ पे ये क्लेम किया है कि a, b, c इस सर्कल में से पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों पॉइंट्स को फिर इस सर्कल की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करती है तो फिर a को इसमें पुट करेंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 एंड 0 है, तो इट मींस के x 4 है, y 0 है, तो x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर होगा, प्लस y की जगह हम 0 पुट करेंगे, y स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे, प्लस 2gx है तो x हमारे पास क्या है 4 है, प्लस 2fy है तो y हमारे पास क्या है 0 है, प्लस c को एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू क्या आएगा 0। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 2 4 8g, प्लस ये 2f इंटू 0 करते हैं 0 आता है, प्लस c रह जाता है, इक्वल टू 0 आएगा। यहां से 8g प्लस c किसके इक्वल आएगा -16 के इक्वल आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने सेकंड पॉइंट लेना होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 0 एंड 5 है। तो इट मींस के x 0 है, y क्या है 5 है। हमने सेकंड पॉइंट को भी इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है। तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे, y की जगह हम 5 पुट करेंगे। तो y स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर प्लस 2gx है तो x क्या आ जाएगा 0, प्लस 2fy है तो y क्या आ जाएगा 5, प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 है, सॉरी y 5 है। तो इक्वेशन में सर्कल की इक्वेशन में इक्वल टू 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2g इंटू 0 0 होगा, 2 5 10f प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं 10f प्लस c किसके इक्वल आएगा -25 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट थर्ड हम पॉइंट लेते हैं और थर्ड पॉइंट भी इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो इट मींस कि थर्ड पॉइंट भी फिर इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, यानी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 एंड 0 है। तो इट मींस के x 0 है और y भी 0 है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये y स्क्वायर है तो उसकी जगह भी 0 आएगा, प्लस 2gx है तो 0 आएगा, प्लस 2fy की जगह भी 0 आएगा, प्लस c एज इट इज आएगा। तो यहां से c किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है तो हम g और f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 थी ये किसके इक्वल थी 8g प्लस c इज इक्वल टू -16 है। तो यहां पर अगर हम लोग 8g प्लस c इज इक्वल टू -16 है तो c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो ये 8g प्लस 0 इज इक्वल टू -16 आ जाएगा। तो यहां से g किसके इक्वल आएगा -2 के इक्वल आएगा। अब हम f की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 में c की वैल्यू पुट करें। तो इक्वेशन 2 क्या है 10f प्लस c इज इक्वल टू -25 है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 पुट करने से 10f प्लस 0 इज इक्वल टू -25 आएगा। तो f किसके इक्वल आएगा -25/10, that is 5 2s are 10, 5 5s are 25 minus 5/2 आएगा। अब हमारे पास f की भी वैल्यू आ गई है, g की भी वैल्यू आ गई है, c की भी वैल्यू आ गई है।
पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी पुट g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू -5/2 and c is equal to 0 in equation 1. इक्वेशन 1 में आपने f, g और c की वैल्यू पुट करनी है, तो x स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस y स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस 2gx है, तो g की जगह आपने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है इस g की जगह, तो ये -2 इंटू x एज इट इज आएगा प्लस 2fy है, तो f की जगह आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, f की जगह -5/2 पुट करना है और y एज इट इज आ जाएगा प्लस c है, तो c की जगह क्या पुट करना है, 0 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 4x, ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, -5y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। यानी ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी जो कि इन तीनों पॉइंट्स में से क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी।